नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां च पुनरेकदा स्वागतम्। अहमस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं शेमुषि द्वितीयभागस्य इति पुस्तकस्य सप्तमस्य पाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकः अस्ति सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। नमस्ते। आज की संस्कृत कक्षा में मैं अशोक कुमार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम सेमुषि द्वितीय भाग इस पुस्तक के 7वें पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। आदौ किंचित पुनः स्मरणं कुर्मः। प्रिय छात्राः, वने एकः सिंहः सुखेन विश्रामं करोति स्म। एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम् आकृष्य वृक्षम् आरोहति। कुपितः सिंहः तस्मै वानराय दण्डनाय तस्य पृष्ठतः धावति, परं चपलः वानरः गृहीतः न भवति। अन्यवानरः तस्य कर्णम् आकृष्य तं पीडयति। किमपि कर्तुम् अशक्तः सिंहः केवलं गर्जति। अन्ते श्रान्तः तत्रैव तिष्ठति। छात्रों, एक वन में एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तभी एक वानर आकर उसकी पूंछ को हिलाकर के पेड़ पर चढ़ जाता है। क्रोधित शेर उसको दंड देने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, परंतु चंचल वानर को पकड़ने में असमर्थ रहता है। एक दूसरा बंदर आकर के सिंह के कान खींच करके उसको दुखी करता है। कुछ भी करने में असमर्थ सिंह केवल गर्ज कर रह जाता है और अंत में वह थक करके वहीं रुक जाता है। तस्य एतादृशीं दुर्वस्थां दृष्ट्वा अन्ये खगाः हर्षेण शब्दान् कुर्वन्ति। तदा वनराजः सिंहः स्वस्य पीडनस्य कारणं पृच्छति। वानरः वदति यत् त्वं वनराजः भवितुं योग्यः नास्ति। यः स्वस्य रक्षां कर्तुं न शक्नोति सः अन्यान् कथं रक्षिष्यति। तदा काकः स्वस्य करुणायाः प्रदर्शनं कृत्वा आत्मानं वनराज इति पदाय योग्यः इति घोषयति, परन्तु कोकिलः तस्य विरोधं करोति। काकः अपि पिकस्य कृते परभृत इति पदेन संबोधयति। उसकी ऐसी बुरी अवस्था को देख करके अन्य पक्षी खुशी से आवाज करते हैं। तब दुखी सिंह उनसे कहता है कि मैं तो वन का राजा हूँ, मेरे से डर नहीं लगता है, आप लोग मुझे दुखी क्यों कर रहे हो। तब एक बंदर कहता है कि तुम वनराज इस पद के योग्य ही नहीं हो, क्योंकि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरों की रक्षा क्या करेगा। उसके बाद एक कौवा भी अपनी दया का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को करुणा सम्राट बताकर राजा घोषित करता है, परंतु कोयल उसका विरोध करती है। बच्चों, आपको पता ही है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने बच्चों का पालन पोषण भी कौवे से ही कराती है। चतुर कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उन्हें अपने बच्चे समझकर उनका पोषण करता है, उनकी रक्षा करता है, पर वह बच्चे बड़े होकर के उड़ जाते हैं। इसलिए कौवा कोयल को परभृत इस शब्द से संबोधित करता है, जिसका अर्थ है दूसरों के द्वारा भरण पोषण जिसका किया जाए उसे परभृत कहते हैं। अन्ते गजः अपि स्वस्य बलस्य पराक्रमस्य विषये उक्त्वा आत्मानं वनराजः इति पदाय योग्यः इति घोषयति, परं वानराः तम् अपि सिंहः इव पीडयन्ति। यदा वानरः कथयति यत् सिंह गजादीन् भयंकरान् पशून् जेतुम् अस्माकं वानर जाति एव समर्था, अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्यः इति। अंत में हाथी भी
अपने बल और पराक्रम के विषय में बताकर अपने आप को राजा इस पद के योग्य घोषित करना चाहता है। परंतु बच्चों, बंदर उसको भी शेर की तरह से दुखी कर देते हैं। फिर बंदर कहता है, जैसे शेर, हाथी जैसे भयंकर बलशाली पशुओं को जीतने में, उन पर नियंत्रण पाने में हमारी जाति ही समर्थ है, इसलिए इस वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। आगच्छ अग्रे पाठस्य आनंदम स्वीकुर्मः। आइए बच्चों, आगे इस पाठ का आनंद लेते हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये स्थितः एकः बकः। बकः वदति, अरे अरे, मां विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुमर्हति? अहं तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्न स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम् अलङ्कुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अतः अहम् एव वनराज पद प्राप्तये योग्यः। इसे सुन करके, अर्थात जो पशु पक्षियों के विवाद को सुन करके नदी में स्थित एक बगुला कहता है, अरे अरे, मुझे छोड़कर कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है? मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय बिना हिले डुले, विचलित हुए, ध्यानमग्न तथा संशय रहित होकर के सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा और योजना बना करके अपनी सभा में विविध पदों पर विभूषित करने वाले प्राणियों से मिलकर के उनकी रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगा। अतः मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के योग्य हूं। मयूरः वृक्षोपरितः साट्टहासपूर्वकं विरम विरम आत्मश्लाघायाः किम जानासि यत्। इसके बाद में बच्चों, मोर वृक्ष के चारों ओर घूमकर अट्टहास करते हुए कहता है। अट्टहास शब्द समझते हो बच्चों? आपने रामायण देखी होगी तो रावण कुंभकर्ण का जो रोल करने वाले अभिनेता थे, नायक थे, वो जोर जोर से हंसते थे, हा 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 हा। इस तरह की आवाज को हम अट्टहास कहते हैं। तो मोर वृक्ष के चारों ओर घूम करके चक्कर लगाते हुए अट्टहास करते हुए कहता है, रुको रुको, अपनी आत्म प्रशंसा से रुको। क्या यह नहीं जानते हो कि यदि न स्यान्नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नोरिव। अधुना अस्य अन्वयं पश्यामः। यदि नरपतिः सम्यक् नेता न स्यात् ततः प्रजा इह अकर्णधारा नौः इव जलधौ विप्लवेत। भावार्थ, यदि राजा सम्यक् न भवति तर्हि नाविक विहीना नौका यथा समुद्रे निमज्जति तथैव प्रजानां स्थितिः भवति। बच्चों, यदि राजा अच्छा नहीं होता तो उसकी प्रजा भी उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे बिना नाविक के समुद्र में चलने वाली नौका डूब जाती है। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान् मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि धिक्त्वाम् तव कारणात् सर्वं पक्षिकुलम् एवावमानितं जातम्। मोर आगे कहता है, तुम्हारे ध्यान करने की इस अवस्था को कौन नहीं जानता? स्थित प्रज्ञ होने के बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़ करके क्रूरता से खाते हो। धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो समस्त पक्षी समूह ही कलंकित हो गया है। बच्चों, आप जानते हो बगुला नदी में एक पैर पे भी कई बार खड़ा हो जाता है और उस स्थिति में
वो तब तक ध्यान लगाए बिना हिले डुले स्थिर रहता है जब तक कि कोई मछली या कीट पतंगा उसको दिखाई न दे जाए। और जब उसको लगता है कि मैं अब इस पे आक्रमण करके और इसको अपना शिकार बना सकता हूं, तब अचानक से वो उस पर आक्रमण करके पकड़ लेता है। तो उसी स्थिति को बगुला कहता है कि जैसे भक्त कोई भगवान की भक्ति में तपस्या में लीन हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता, तो मैं भी वैसे ही स्थित प्रज्ञ होकर के वन्य जीव जंतुओं के प्राणियों की भलाई के लिए सोचूंगा। तो मयूर कहता है पता है तुम कैसे स्थित प्रज्ञ होते हो। तुम तो स्थित प्रज्ञ होने के बहाने से बेचारी मछलियों को जाल में फंसा करके अपने और उनको क्रूरता से क्रुअल्टी के साथ में उनको खाते हो। अग्रे वानरः वदति सगर्वम, गर्व अर्थात गर्व के साथ, घमंड के साथ। अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। बंदर गर्व के साथ कहता है, इसलिए कहता हूं मैं ही वनराज पद के योग्य हूं। शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्य प्राणी तैयार रहे। मयूरः अरे वानर तूष्णीं भव, कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम इव शिखां स्थापयता विधात्रा एवाहं पक्षिराजः कृतः। अतः वने निवसन्तं मां वनराज रूपेणापि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु अधुना। यतः कथं कोऽप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। मयूर कहता है, अरे बंदर चुप रहो, तुम वनराज पद के लिए योग्य कैसे हुए। देखो देखो मेरे सिर पर राजमुकुट की तरह शिखा स्थापित करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा ही मुझे पक्षीराज बना दिया गया है। अतः इस वन में रहते हुए मुझको वनराज के रूप में देखने के लिए भी आप लोग तैयार रहो, क्योंकि भगवान के निर्णय को बदलने की क्षमता किसमें होती है। बच्चों आपने देखा होगी कि मयूर के सिर पर एक इस तरह से पिच बना हुआ होता, अलग से लगा हुआ होता है। तो मोर अपनी उस ही रचना को, भगवान के बनाई हुई रचना को अपना मुकुट मानता, कहता है कि जब भगवान ने ही मुझे मुकुट पहना करके राजा बना करके भेजा है तो भगवान के निर्णय को बदलने वाले कौन है, इसलिए पक्षीराज मैं ही हूं। इस तरह से वो अपनी बात को प्रमाणित करना चाहता है। काकः स व्यंग्यम अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत् त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। कौवा व्यंग्य पूर्वक कहता, व्यंग्य होता बच्चों मजाक उड़ाते हुए, उपहास में जो कोई बात कही जाए, कहता है अरे सर्प भक्षी, नृत्य से अतिरिक्त तुम्हारी विशेषता ही क्या है। तुम में ऐसा क्या है जो हम तुम्हें इस वनराज पद के योग्य माने। बच्चों आप लोग समझते होंगे कि जो मयूर है वो शाकाहारी पक्षी है, पर बच्चों मयूर सर्प का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और जहां पर भी मयूर को सर्प दिखाई देते वह उसको मार करके खा जाता है। मयूरः यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वं सौंदर्यम। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः सन् न कोपि त्रैलोक्ये मत् सदृशः सुंदरः। वन्य जंतूनामुपरि आक्रमण कर्तारं तु अहं स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिः करिष्यामि। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय। मोर कहता है क्योंकि मेरा नृत्य ही प्रकृति की आराधना है। देखो देखो मेरे पंखों का यह अद्वितीय सौंदर्य, पंख फैला करके नाचने की मुद्रा में। तीनों लोकों में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन्य प्राणियों पर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य
तथा नृत्य से आकर्षित करके उन्हें वन से बाहर कर दूंगा। अतः मैं ही वनराज इस पद के योग्य हूं। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। इसी समय बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आ गए और इस विवाद को सुन करके कहते हैं, व्याघ्र चित्रकौ, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। बाघ और चीता दोनों कहते हैं, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र राजा का चयन किया जा रहा है? इसके लिए तो भाई हम दोनों ही योग्य हैं। जिस किसी का भी हम में से एक का अपनी सम्मति से, सबकी सहमति से चयन कर लीजिए। सिंहः तूष्णीं भवभो युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकपद योग्यं न मन्यन्ते अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। शेर कहता है, अरे चुप रहो, तुम दोनों भी तो मेरे समान भक्षक ही हो, न कि रक्षक। ये वन्य प्राणी तो मिलकर के भक्षक को इस रक्षक पद के योग्य ही नहीं मानते। अतः यहां विचार विमर्श हो रहा है कि किसको राजा बनाया जाए। बकः सर्वथा सम्यगुक्तम सिंह महोदयेन वस्तुतः सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम् अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। बगुला कहता है कि शेर महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। वास्तव में तो सिंह ने तो बहुत समय तक शासन किया है, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा हो, ऐसा हम सब ने मिलकर के निश्चय किया है और इसमें संदेह का कोई स्थान ही नहीं है। सर्वे पक्षिणः उच्चैः आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति परंतु कश्चिद् अपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तम् उलूकं वीक्ष्य विचारितं यदेषः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलूको एव अस्माकं राजा भविष्यति परस्परम् आदिशन्ति च तदानीयन्तां नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी ऊंची आवाज में हाँ हाँ कोई पक्षी ही वनराज होगा, परंतु कोई भी पक्षी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य को इस पद के योग्य नहीं मानता, तो इसका निर्णय कैसे होगा। तब उन सब के द्वारा गहरी नींद में सोए हुए उल्लू को देख करके विचार किया गया कि यह उल्लू तो आत्म प्रशंसा से विहीन है तथा पद की इच्छा भी इसको नहीं है, पद की इच्छा से भी यह मुक्त है, यह ही हमारा राजा होगा। तब वे परस्पर एक दूसरे को राज्याभिषेक संबंधी सामग्री लाने के लिए कहते हैं। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही काकः अट्टहासपूर्णेन स्वरेण सर्वथा अयुक्तम् एतत् यन् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः पूर्णं दिनं यावत् निद्रायमाणः एषः कथम् अस्मान् रक्षयिष्यति। वस्तुतः तु कौवा
यह बिल्कुल अनुचित है कि मयूर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता तथा सारस आदि मुख्य पक्षियों के विद्यमान होते हुए भी दिन में अंधे बने हुए भयंकर मुख वाले इस उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार है। यह पूरे दिन सोता है, यह कैसे हमारी रक्षा करेगा? वास्तव में तो स्वभावरौद्रमत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। अस्य अन्वयं पश्यामः। स्वभावरौद्रम, अति उग्रम, क्रूरम, अप्रियवादिनम, उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिः भविष्यति। भावार्थं पश्यामः। उलूकः स्वभावेन रौद्रः अस्ति, सः उग्रस्वभावी अस्ति, क्रूरः च अस्ति, पुनः अप्रियवादी अपि अस्ति। अतः काकः वदति, एतादृशं रौद्रस्वभावयुक्तम्, उग्रस्वभावयुक्तं, क्रूरस्वभावयुक्तम्, अप्रियवादिनम्, उलूकं यदि राजरूपेण वयं स्वीकुर्मः तर्हि अस्माकं का सिद्धिः भविष्यति। इसका अर्थ है बच्चों, स्वभाव से ही क्रोधी, अत्यधिक डरावने, क्रूर तथा अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बना करके हमारी क्या सिद्धि होगी, अर्थात हमारा कौन सा काम बनेगा जो इसको राजा बनाए। तर्हि छात्रा, अद्य वयं सप्तम पाठस्य द्वितीयं भागं पठितवन्तः। अद्य वयं पठितवन्तः यत् बकः राजा भवितुं स्वस्य पक्षं स्थापयति। सः वदति यत् अहं स्थितप्रज्ञः भूत्वा प्रजानां हिताय उपायान् चिन्तयित्वा स्वस्य बुद्धिमद्भिः मन्त्रिभिः सह चर्चां कृत्वा उपायानां क्रियान्वयं कारयिष्यामि। मयूरः तस्य विरोधं करोति। यत् सर्वे जानन्ति, त्वं कथं छलेन वराकान् मीनान् क्रूरतया भक्षयसि, तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम् एव अपमानितं जातम्। तदा वानरः पुनः स्वस्य पक्षं स्थापयति। स्वस्य अभिषेकाय च सिद्धतां कर्तुं पुनः मयूरः कथयति यत् ईश्वरेण मम शिरसि राजमुकुटम् इव शिखां संस्थाप्य पूर्वतः एव अहं पक्षिराजः कृतः। अपि च अधुना ईश्वरस्य निर्णयं कः परिवर्तयितुं शक्नोति। काकः मयूरस्य विरोधं करोति, पृच्छति च यत् नृत्यस्य अतिरिक्तं काः तव विशेषताः। तदा मयूरः वदति यत् अहं स्वसौन्दर्येण शत्रून् आकृष्य वनात् बहिः नेष्यामि। अनेन वन्यजीवाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। ततः व्याघ्रः चित्रकः च जलं पातुं तत्र आगच्छतः। वदतः च सर्वमत्या आवयोः कमपि एकं वनराज इति पदे स्थापयन्तु। तदा सिंहः वदति यत् एते जीवाः भक्षकं रक्षकरूपेण स्थापयितुं न इच्छन्ति, अतः विचारविमर्शः जायते। तदा बकः वदति यत् सिंहेन तु बहुकाल यावत् राज्यं कृतम्, अधुना कश्चित् खगः एव वनराजः भवेत् इति निश्चयः अस्ति। ततः सर्वे उलूकम् आत्मश्लाघाहीनं पदनिर्लिप्तं मत्वा तम एव राजानं कर्तुं सिद्धतां कुर्वन्ति। परम् अकस्मात् काकः तेषां विरोधं करोति यत् मयूर हंस कोकिलादयः अनेके पक्षिप्रमुखाः सन्ति,
तर्हि कथम अस्य दिवान्धस्य क्रूरस्य राजारूपेण चयनं क्रियते। प्रिय छात्रों, आज हमने 7वें पाठ में दूसरे भाग को पढ़ा। हमने इसमें जाना कि कैसे बगुला राजा होने के लिए अपना पक्ष रखता है और वह कहता है कि मैं स्थित प्रज्ञ हो प्रजा के हित के उपायों को सोचूंगा और अपने बुद्धिमान मंत्रियों के साथ चर्चा करके उनका क्रियान्वयन भी कराऊंगा। परंतु मोर उसका विरोध करता है कि सब जानते हैं कि तुमने कैसे छल से बेचारी मछलियों को पकड़ करके क्रूरता से उनको खा जाते हो। तुम्हारे कारण से ही सारे पक्षी कुल का अपमान हो गया है। तब बंदर अपना फिर से पक्ष रखता है कि सारे पक्षी उसी के अभिषेक की तैयारी कर ले, वही राजा होने के योग्य है। उसके बाद मोर कहता है कि ईश्वर ने तो पहले से ही मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह शिखा लगा करके मुझे पक्षीराज बनाया हुआ है, और भगवान को निर्णय को बदलने में कौन समर्थ है, किसके इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान के ईश्वर के निर्णय को बदल दे। कौवा मयूर का विरोध करता है और पूछता है कि नाचने के अतिरिक्त तुम्हारे अंदर क्या विशेषताएं हैं। तब मोर कहता है, अरे मैं तो अपने सौंदर्य से शत्रुओं को आकर्षित करके उन्हें वन से बाहर ले जाऊंगा, इससे सारे जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद बाघ और चीता पानी पीने के लिए वहां आते हैं और कहते हैं, भाई वनराज पद के लिए विचार चल रहा है तो हम दोनों से योग्य और कौन हो सकता है, इसलिए अब सब अपनी सहमति से हम में से किसी एक को वनराज बना लीजिए। शेर कहता है, अरे भाई ये तुम क्या कह रहे हो, ये जीव जंतु और वन्य प्राणी तो किसी भक्षक को अपना रक्षक नहीं बनाना चाहते, इसलिए तो यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। तब उसने कहा कि शेर ने तो बहुत काल तक राज्य किया है, अब तो कोई पक्षी ही यहाँ का राजा होगा, यह निर्णय किया है। उसके बाद में सोए हुए उल्लू को आत्म प्रशंसा से रहित और पद की मोह माया से दूर जान करके सारे पशु पक्षी उसी को ही अपना राजा बनाने के लिए विचार करते हैं। परंतु कौवा उनका विरोध करता है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, सारस आदि प्रमुख पक्षियों के रहते हुए भी कैसे इस दिन में अंधे क्रूर को राजा के रूप में चुन रहे हो। तो इस तरह से उनका कलह चलता रहता है। बच्चों, अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि निर्णय क्या होता है, राजा कौन बनता है। तर्हि अग्रिमे भागे वयं ज्ञास्यामः यत् कः राजा भविष्यति। अद्य एतावत् एव अलम्। मिलामः अग्रिमं भागं स्वीकृत्य। भवेत् तावत् सुखं मंगलम्। धन्यवादः।